ग्रीटिंग्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग एक अहम टॉपिक को डिस्कस करते हुए कई रोचक पहलू से वाकिफ होंगे। जैसा कि मैंने जस्ट इसके पहले वीडियो में शिक्षण अधिगम को डिटेल में पूरा सिखाया था। शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, इसको मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया। मैंने कहा था कि शिक्षण और अधिगम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और कैसे एक साथ वो चलते रहते हैं, उनका नेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो सब चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम शिक्षण अधिगम की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्पेशली अधिगम को ही हम केंद्रित करेंगे। बाद में हम टीचिंग को और उसका आप कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन हम टीचिंग का अलग से करेंगे, लेकिन आज हमारा जो विजन अभी चल रहा है वो लर्निंग को स्पेशली हमने फोकस किया है। अब देखिए, जो शिक्षण अधिगम हमारे सामने होता है, ध्यान रखिएगा मित्रों कि इसके 4 एलिमेंट होते हैं। बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे चित्र में। पहला है उद्दीपक, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है पुनर्बलन। इंग्लिश में स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट। आप एक चीज जान लीजिएगा कि जब भी अधिगम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलती है, ये चारों एलिमेंट की अपनी प्रभावी भूमिका शुरू हो जाती है। आप जैसे पहला देख रहे हैं उद्दीपक है, दूसरा अनुक्रिया है। हम आगे आपको जितने भी सिद्धांत पढ़ाएंगे, जैसे तमाम विचारकों की चर्चा करेंगे, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर, बंडोरा आदि आगे जितने भी विचारकों की हम चर्चा करेंगे, कहीं न कहीं ये सारे एलिमेंट्स किसी न किसी रूप में हमारे सामने उपस्थित होते रहेंगे। इसलिए हमें इनके डेफिनेशन को जानना आवश्यक है, इनकी उपयोगिता को समझना आवश्यक है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं शिक्षण अधिगम में पहले तत्व के रूप में लिखा है मैंने उद्दीपक। आपको पता है कि जैसे अपने घर में भी अगर आप उदाहरण के रूप में देखें कि जब कोई बच्चा विद्यालय जाने लगता है, शिक्षण अधिगम की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करता है, तो उसके तमाम समस्याएं सामने आ जाती हैं। जल्दी वो विद्यालय जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब आप उसके मनपसंद खाने की चीजें उपलब्ध करा देते हैं, जैसे बिस्किट है, कुरकुरे है, टॉफी है, या कुछ खेलने की चीजें उसको उपलब्ध करा देते हैं, और वह उससे प्रेरित होकर के खुशी खुशी विद्यालय चला जाता है, तो वह जो खेलने की वस्तु आपने दिया, जो खाने की वस्तु आपने दिया, वह स्टिमुलस कहलाया, उद्दीपक कहलाया। तो यह वस्तु के रूप में उद्दीपक की भूमिका अदा किया। लेकिन मित्रों, यहां पर कंडीशन भी, उद्दीपक के रूप में कंडीशन भी आ सकती है, व्यक्ति भी हो सकते हैं, घटना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप देखते हैं कभी कभी बच्चे विद्यालय जाने से पहले कई तरह की समस्याएं जब उत्पन्न करते हैं। अगर उनको खाने की चीजें मिल गई, अगर खेलने की चीजें मिल गई, तो भी वो शर्त लगा देंगे, अपने माता पिता में से किसी की उपस्थिति की बात करेंगे कि अगर पापा होंगे, मम्मी होंगे, तभी हम विद्यालय जाएंगे। तो यहाँ मम्मी पापा का उपस्थित होना भी, माता पिता का उपस्थित होना भी, वह भी उद्दीपक की भूमिका अदा करता है। एक विद्यार्थी के लिए शिक्षक भी उद्दीपक की भूमिका अदा करता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, किसी भी जो उद्गम उसमें अधिगम करता है, उसके लिए उद्दीपक की बहुत प्रभावी भूमिका होती है। पहली भूमिका यह है कि वह अधिगमकर्ता को अधिगम करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात आपने जैसे अभी देखा कि बच्चा विद्यालय जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे उसको खाने की चीजें, खेलने की चीजें मिल गई, या उसके माता पिता उपस्थित हो गए, वह खुशी खुशी विद्यालय चला गया। तो यहाँ माता पिता का उपस्थित होना, खाने की चीजें, खेलने की चीजें, ये सब स्टिमुलस कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। अब इसमें पेपर में पूछता है
अधोलिखित में से अधिगम कर्ता के लिए उद्दीपक में कौन सम्मिलित है, तब आप विभिन्न वस्तुएं, घटनाएं या माता पिता, शिक्षक, कुछ भी आपको एक उसमें ऑप्शन में देता है तो आप उसके लिए हमेशा सतर्क रहेंगे। ये सब उद्दीपक की भूमिका में तैयार हो जाते हैं। फिर जब बालक विद्यालय प्रसन्नता पूर्वक चला जाता है, अर्थात उसको खाने की चीजें, खेलने की चीजें मिल गई, उसके मम्मी पापा उपस्थित हो गए, इससे प्रभावित होकर के जब बालक विद्यालय में चला जाता है और वहां लिखना, पढ़ना, रटना, समझना शुरू कर देता है, तब लिखना, पढ़ना, रटना, समझना ये जो क्रियाएं उसकी शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स, उसी को हम अनुक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब उद्दीपक ने उसको प्रेरित किया और बालक विद्यालय चला गया, स्टिमुलस से प्रेरित होकर के बालक विद्यालय चला गया, तो वहां जो लिखना, पढ़ना, रटना, समझना शुरू करता है वो सब रेस्पॉन्स कहलाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लर्निंग में ये दोनों एलिमेंट्स, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, ये दोनों मस्ट होते हैं। तो कभी कभी पेपर में पूछता है अधोलिखित में से शिक्षण अधिगम में कौन सी चीजें मस्ट होती हैं, उसमें दे देगा उद्दीपक ए उद्दीपक, बी अनुक्रिया, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप सीधे कहेंगे उद्दीपक और अनुक्रिया ये दोनों मस्ट हैं। क्योंकि अगर उद्दीपक नहीं होगा तो बालक विद्यालय नहीं जाएगा, बालक विद्यालय नहीं जाएगा तो लिखना, पढ़ना, रटना, समझना ये जो अनुक्रियाएं हो घटित नहीं होंगी, इसलिए ये दोनों मस्ट माने जाते हैं, अपरिहार्य माने जाते हैं, अनिवार्य माने जाते हैं। फिर आप देख रहे हो तीसरा आता है अभिप्रेरणा। पहला उद्दीपक हो गया, दूसरा अनुक्रिया हो गई, तीसरे एलिमेंट में की तरफ हम चलते हैं जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, अभिप्रेरणा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा वातावरण जो बालक की आंतरिक शक्ति को झकझोर देता है, उसे अधिगम की दिशा में अग्रसर कर देता है, ऐसे एटमॉस्फेयर को, ऐसे वातावरण को हम मोटिवेशन कहते हैं। जैसे पता लगता है बच्चे जब अनुक्रिया करते करते क्लास में थक जाते हैं, अन्य मनस्क हो जाते हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर हरकत करने में लग जाते हैं, उसी समय टीचर जब कोई चुटकुल्ले सुना देता है, कोई सॉन्ग सुना देता है, कोई ऐसी प्रेरित करने वाले कथन समझा देता है और सारे बच्चे पुनः री एनर्जेटिक होकर के अधिगम की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, तब उसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? आप जब भी कभी देखेंगे पूरे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, जैसे आपने देखा उद्दीपक की प्रभावी भूमिका है, अनुक्रिया की प्रभावी भूमिका है, उसी तरह अभिप्रेरणा की भी प्रभावी भूमिका होती है। आप इसकी जब डेफिनेशन करना हो, सीधे कहेंगे ऐसा वातावरण जो बालक की आंतरिक शक्ति को झकझोर दे और बालक लर्निंग की दिशा में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाए, अर्थात अधिगम करता अधिगम करने के लिए तैयार हो जाए, अर्थात फिर से री एनर्जेटिक हो जाए, ऐसे वातावरण को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। और आगे चल करके हम मोटिवेशन के चैप्टर में इसके सारे कितने विंग्स हैं, कितने एस्पेक्ट हैं, क्या फंक्शन है, कितने सिद्धांत हैं मोटिवेशन की, ये सब हम आपको डिस्कस करेंगे। फिर अब आप समझ गए कि अभिप्रेरणा बालक की आंतरिक शक्ति को झकझोरी, बालक अधिगम की दिशा में आगे बढ़ गया, लेकिन वह जिस समय क्लास में कक्षा शिक्षण के समय टीचर देखता है कि बच्चे ऊर्जा विहीन हो गए हैं, उस समय वह इसका प्रभावी उपयोग करके अपने शिक्षण अधिगम को प्रभावशील बना देता है। फिर अगला चौथा एलिमेंट आता है जिसको हम लोग पुनर्बलन कहते हैं। आप देख रहे होंगे पुनर्बलन यह चौथा तत्व है। अब मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर ये पुनर्बलन है क्या? ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन का मतलब होता है वह तत्व जो उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, अर्थात किसी तत्व के उपस्थित होने से या अनुपस्थित होने से जब अधिगम की गति में वृद्धि हो जाती है,
अधिगम प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है, तब उस तत्व को हम पुनर्बलन कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आप देखते हो कि अब ये जो पुनर्बलन है ये अधिगम में बड़ी भारी भूमिका अदा करता है, अधिगम की प्रक्रिया को अति प्रभावशाली बना देता है। अब इसमें आपने जैसे डेफिनेशन में देखा कि वह तत्व जिसके उपस्थित होने से या अनुपस्थित होने से अधिगम की गति बढ़ जाए, लर्नर लर्निंग प्रभावी रूप से करना शुरू कर दे, ऐसे एलिमेंट्स को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, ये जो पुनर्बलन है इसके दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं। इसके भी कई स्वरूप आएंगे, हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं पुनर्बलन के दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन, दोनों हमारे सामने मौजूद रहते हैं। आप देखेंगे जैसे जब बालकों को हम पुरस्कार देते हैं, कोई पद प्रदान कर देते हैं, तारीफ कर देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं, ठीक है, और इस तरह की जब कोई हम पॉजिटिव कार्य कर देते हैं और वह लर्नर प्रभावी रूप से लर्निंग की दिशा में आगे बढ़ जाता है, तो उसे हम सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अर्थात इसमें हम कुछ दे करके उसको आगे बढ़ाए, जैसे पद प्रदान करना, पुरस्कार देना, तारीफ करना, प्रशस्ति पत्र प्रदान करना, स्कॉलरशिप भी सुनिश्चित करा देना, ये सारी चीजें क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है, जो किसी भी लर्नर को प्रभावी लर्निंग के लिए प्रिपरेट कर देता है, तैयार कर देता है, और वह अधिगम की दिशा में आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो सामने आता है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन में आपको ध्यान रखना है, मैंने डेफिनेशन देते समय दो चीजों को बोला था, तत्व के उपस्थित होने या अनुपस्थित होने। आप देखते हैं जिस समय कक्षा शिक्षण चलता रहता है, कोई छात्र कक्षा में अव्यवस्था पैदा कर देता है, तो उस छात्र को टीचर कक्षा से बाहर कर देता है, कक्षा में खड़ा करा देता है, डांट लगा देता है, चेतावनी दे देता है। तो ये जो प्रक्रियाएं टीचर अपनाता है ताकि कक्षा शिक्षण प्रभावी बन सके, उसी को हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो दो तरह के पुनर्बलन आपने यहां देखे, एक सकारात्मक आपने देखा, एक नकारात्मक आपने देखा, ठीक है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह के पुनर्बलन आपने देखे हैं, और ये दोनों में कभी कभी एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे डेफिनेशन के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने बोला कि शिक्षण अधिगम के चार तत्व हैं, उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन। अब इसमें पेपर में आपसे पूछ सकता है वे कौन से एलिमेंट हैं जो मस्ट हैं, वे कौन से एलिमेंट हैं जो नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं। ध्यान रखिएगा, अनिवार्य और आवश्यक में अंतर है। अनिवार्य और आवश्यक में अंतर है। यह अनिवार्य है, ये दोनों आवश्यक हैं। जैसे उद्दीपक और अनुक्रिया मस्ट है, पुनर्बलन और इसमें मोटिवेशन, ये दोनों नेसेसरी हैं। तो आपसे पेपर में पूछेगा अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए दे देगा उद्दीपक और अनुक्रिया नेसेसरी है, अभिप्रेरणा पुनर्बलन मस्ट है, उल्टा करके दे देगा, या दे देगा उद्दीपक पुनर्बलन मस्ट है और अनुक्रिया अभिप्रेरणा नेसेसरी है, या आपको दे देगा उद्दीपक और अनुक्रिया मस्ट है, अभिप्रेरणा पुनर्बलन नेसेसरी है। इस तरह से आपसे पेपर में प्रश्न करता है, आपके यहाँ पेपर में प्रश्न आया भी है, ये नेट फर्स्ट पेपर में भी पूछा है। तो आपसे इस तरह से प्रश्न जब करता है तो आप हमेशा फिक्स रहिएगा कि बिना उद्दीपक के रिस्पॉन्स नहीं होता, बिना रिस्पॉन्स के अधिगम करता प्रभावी अधिगम कर नहीं सकता। ये दो ऐसे हैं जिनको अगर हम हटा दें तो लर्निंग की प्रक्रिया ब्रेक हो जाती है। अर्थात ये दोनों मस्ट हैं, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया ये मस्ट हैं, अनिवार्य हैं, और अभिप्रेरणा पुनर्बलन नेसेसरी है। आप कह सकते हो कि कैसे ये मस्ट हैं, कैसे वो नेसेसरी हैं?
ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, भोजन है, पानी है, ये हमारे लिए नेसेसरी है, ये हमारे लिए मस्ट है, अनिवार्य है। बिना इसके हम अपने लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते, कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन बिजली हमारे लिए आवश्यक है, एसी जून का महीना चल रहा है, हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये तमाम सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं मेरे लिए आवश्यक हैं। लेकिन अगर ये नहीं भी होंगी, अगर बिजली नहीं होगी, एसी नहीं होंगे, पंखे नहीं चलेंगे, फैन नहीं चलेंगे, तो इस दशा में भी हम लर्निंग कर लेंगे। अर्थात प्रभावी अधिगम हम तब भी कर लेंगे। हो सकता है कि वह स्तर ना हो जो शायद इन सुख सुविधाओं, इन संसाधनों की उपस्थिति पर प्रभावी तरीके से होता है, वो शायद ना हो सके, लेकिन लर्निंग हम कर ले जाएंगे, किसी न किसी तरह से लर्निंग हम करते रहेंगे। लेकिन जब पता लगा उद्दीपक नहीं होगा, बालक विद्यालय आएगा नहीं, अनुक्रिया नहीं होगी, तो यहाँ पर लर्निंग कभी संभव नहीं है। इसलिए उद्दीपक और अनुक्रिया को हम मस्ट कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन को हम नेसेसरी कहते हैं, आवश्यक कहते हैं। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ऑक्सीजन है, भोजन है, पानी है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, ये उसी तरह की इसमें बाध्यता रहती है, इसलिए उसको हम मस्ट कह दे रहे हैं। और यहाँ अगर ये ना भी हो तब भी हम प्रक्रिया आगे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अधिगम की गति धीमी होगी। वह रोचकता, वह जोश, वह उमंग हमारे लर्नर में नहीं रहेगा जो इनके उपस्थित होने से हो सकता है। ऐसी दशा में हम इनको आवश्यक कहते हैं। अगर ये होंगे, मेरी हमारा अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी होगा, गति तेज होगी, छात्र अच्छे से हमारे द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को इनिशिएट करेंगे और प्रभावी रूप से लर्निंग करने में वो सफल हो जाएंगे। इस तरह से हमने देखा शिक्षण अधिगम के 4 तत्व कौन कौन। पहला उद्दीपक, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अभिप्रेरणा, चौथा पुनर्बलन। उद्दीपक हमने आपको बताया खाने पीने की चीजें, खेलने की चीजें, माता पिता, शिक्षक, ये सब उद्दीपक होते हैं जो लर्नर को, बालक को लर्निंग करने के लिए उद्दीप्त कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं। अब उसके बाद अनुक्रिया में आपसे उदाहरण पूछेगा कि अनुक्रिया में उदाहरण कौन है, तो पढ़ना, लिखना, रटना, समझना, ये सब चीजें अनुक्रियाएं होती हैं। ये उद्दीपक से प्रभावित होकर के जब बालक विद्यालय में पहुंचता है, तब वहां जो लिखना, पढ़ना, रटना, समझना शुरू करता है, तब उसी को हम अनुक्रिया कहते हैं। ये दोनों मस्ट हैं, आप इसको गौर करिएगा। अनिवार्य और आवश्यक के दोनों शब्द लिख करके आते हैं, तो जो बारीक अंतर है उसको ध्यान में रखिएगा कि इसके बिना संभव नहीं है, लेकिन ये दोनों अगर रहेंगे तो प्रभावी लर्निंग होगी। अगर नहीं भी रहेंगे तब भी लर्निंग हम कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग का वह स्तर नहीं हो पाता है। फिर आप कहते हैं मोटिवेशन। अगर ऐसा वातावरण आ जाए जो बालक की आंतरिक शक्ति को प्रेरित कर दे और बालक जो ऊर्जा लेकर के पहले से सीख रहा था उसमें जो कमी आई थी, फिर से री एनर्जेटिक होकर के वह सीखने की दिशा में आगे बढ़ गया, तो ऐसे एटमॉस्फेयर को, ऐसे वातावरण को अभिप्रेरणा कहते हैं और यह हमारे लिए आवश्यक होता है। पुनर्बलन में मैंने आपको सिखाया कि वह तत्व जो उपस्थित हो जाए या अनुपस्थित हो जाए, दोनों दशाएं आती हैं, उपस्थिति या अनुपस्थिति, तो और अधिगम की गति बढ़ जाए। अगर उपस्थित हो गया तो भी अधिगम की गति बढ़ गई, अगर अनुपस्थित हो गया तो भी अधिगम की गति बढ़ गई। इन दोनों दशाओं में जब अधिगम की गति बढ़ती है, ऐसे एलिमेंट को हम लोग पुनर्बलन कहते हैं, जो 2 स्वरूपों में है, पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसा मैंने कहा कि किसी तत्व के उपस्थित होने से तुरंत वो सकारात्मक पुनर्बलन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम पद प्रदान करेंगे, पुरस्कार देंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे, तो ये उपस्थित हो गया। इससे बालक या लर्नर हमारा प्रेरित हो गया, खुश होकर के आगे की दिशा में लर्निंग के लिए बढ़ चला। और नकारात्मक अर्थात मैंने परिभाषा में बोला था कि वह तत्व जो अनुपस्थित अगर हो जाए तो भी लर्निंग की गति बढ़ जाए। तो अनुपस्थिति में जैसे अगर कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र व्यवस्था पैदा करे, उसे टीचर चेतावनी दे,
कक्षा से बाहर कर दे, कक्षा में खड़ा कर दे, अर्थदंड लगा दे, ये सारी चीजें जब शिक्षक प्रयोग में लाता है तो उसको हम लोग नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, आप लोग प्राय किताब में देखते होंगे कि दंड नकारात्मक पुनर्बलन किताब में लिखा रहता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो भी आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर सीटेट में लगातार पूछता है, दंड है ए सकारात्मक पुनर्बलन, बी नकारात्मक पुनर्बलन, सी दोनों, डी ना तो सकारात्मक ना तो नकारात्मक। ध्यान से समझिएगा, दंड ना तो सकारात्मक है ना नकारात्मक है। वास्तव में दंड अभिप्रेरणा की भूमिका में आता है, दंड पुनर्बलन की श्रेणी में नहीं है, ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक। आप इसी विकल्प को भरेंगे। तो जब भी दंड पर प्रश्न आए तो आप सीधे कहेंगे कि दंड हमारा न तो सकारात्मक है न तो नकारात्मक है, अर्थात इसको पहले लोग इसे नकारात्मक पुनर्बलन की श्रेणी में रखते रहे हैं, लेकिन अब यह नकारात्मक पुनर्बलन की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसलिए दंड न तो नकारात्मक पुनर्बलन है न सकारात्मक पुनर्बलन है, वास्तव में यह पुनर्बलन की श्रेणी से बाहर है। ठीक है, तो पेपर में अगर कभी प्रश्न आ जाए कि दंड है कौन सा पुनर्बलन, तो आप ट्रिक भरेंगे ना तो सकारात्मक ना तो नकारात्मक। ये सीटेट में प्राय पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको गौर करना है। तो इस तरह से आपने इस सेक्शन को समझ लिया। अब आप इस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं मैंने लर्निंग जो अधिगम मैंने लिखा है उसके फीचर्स को मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है कि जो हमारा अधिगम है वह कितना प्रभावी हो सकता है, उसमें क्या फीचर्स होते हैं, लर्निंग में कितने फीचर्स होते हैं, वो सब चीजें आपके सामने रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं मैंने लिखा है कि लर्निंग अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मित्रों एक चीज समझिएगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था उसमें कि जो अधिगम है कक्षा शिक्षण से भी मिलता है। अगर कक्षा शिक्षण ना भी हो तब भी मेरे जीवन में मरते दम तक जितनी भी घटनाएं घटती हैं, तमाम तरह के लोग मिलते रहते हैं, तमाम तरह की विचारधाराओं से मेरा संपर्क होता रहता है, हम पूरे जीवन सीखते रहते हैं। इसलिए जो लर्निंग है ये पूरे जीवन चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग ये चलता रहता है, और जिसको हम कहते हैं जीवन पर्यंत। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, किसी न किसी रूप में हम हर स्टेप पर सीखते रहते हैं। चाहे कोई स्टेप है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई घटना लग सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो हम कहते हैं अधिगम केवल हमारे कक्षा शिक्षण से ही नहीं मिलता, बल्कि जीवन में चलने वाली विभिन्न घटनाएं जो घटती रहती हैं, विभिन्न अवस्थाएं आती रहती हैं, वहां पर हमें अधिगम मिलता रहता है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाइक से निकला, लेकिन उसके घर के जस्ट सामने अंधा मोड़ है। अगर वह बड़ी स्पीड में बाइक लेकर निकला और उसने न तो डीपर दिया, न हॉर्न दिया, न लाइट जलाई, कुछ नहीं किया, और जस्ट आगे आ रही एक 4 व्हीलर से टकरा गया, उसको गंभीर चोटें आ गई। अब यहाँ चोट की घटना ने उसको सिखा दिया, चोट की घटना ने उसको अधिगम करा दिया कि जब भी हम अंधे मोड़ पर पहुंचे हमारी स्पीड कम होनी चाहिए, डीपर दें, लाइट जलाएं, हॉर्न बजाएं, ये सारे संकेत देते हुए 20 से 25 की स्पीड में हम उस अंधे मोड़ पर अपने गाड़ी को टर्न करें। अर्थात यहाँ पर न तो टीचर खड़ा है, न कोई व्यक्ति समझा रहा है, बल्कि चोट लगने की घटना ने उस व्यक्ति को लर्निंग करा दिया, सिखा दिया। अब दूसरी चीज, जैसे आपने किसी को 10,000 रुपए दे दिया, 20,000 रुपए दे दिए, किसी के सामने साक्ष्य के रूप में आपने किसी का प्रयोग नहीं किया था, आप मित्रता में दे दिए और वह व्यक्ति अपने वादे से मुकर गया, आपके पैसे डूब गए। यहाँ इस चीटिंग की घटना ने भी आपको अधिगम करा दिया, सिखा दिया कि जब भी हम लंबा अमाउंट किसी को दें तो किसी थर्ड पर्सन के समक्ष दें या कोई कागजी कार्रवाई करके हम उसको दें, ताकि हमारे पास साक्ष्य बना रहे। तो मित्रों इस तरह से हम कह रहे थे कि ये जो लर्निंग है ये पूरे जीवन चलता रहता है, टाइम टेकिंग नहीं रहता, ये सांस के अंतिम समय तक व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। अब उसके बाद दूसरा,
अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, हम जब भी कोई अधिगम करेंगे वह निरुद्देश्य नहीं हो सकता है। अधिगम का हमेशा कोई न कोई विजन होगा, लर्निंग का कोई न कोई विजन होगा, तभी हम उसे लर्न करते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो लर्निंग है, हमारा जो अधिगम है, हम जो सीख रहे हैं वो हमेशा विजनफुल होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। फिर अगला आता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। आप ध्यान रखिएगा मित्रों, हमने कल आपको सिस्टम समझाया था, L बराबर KV² का मैंने फार्मूला भी बताया था कि जब हम लर्निंग करते हैं तो KV² अर्थात 3 जगह परिवर्तन होते हैं। पहले K फॉर नॉलेज में चेंजिंग होती है, दूसरा V फॉर बिहेवियर में चेंजिंग होती है, तीसरा V फॉर बिलीव में परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब हम जब भी अधिगम करेंगे, हम जब भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर करते हैं, इसीलिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इससे मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, अधिगम आप देख रहे हैं, पहले फीचर्स में आपने देखा जीवन पर्यंत चलता है, दूसरे फीचर्स में आपने देखा विजन पूर्ण होता है, तीसरे में आप देख रहे हैं कि व्यवहार में परिवर्तन करने वाला यह बिंदु है। फिर एक चीज आता है अधिगम विकास है। निश्चित रूप से व्यक्तित्व के हर पक्षों का विकास हो जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि जिस समय हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिस समय हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे व्यक्तित्व के कई पक्षों का विकास होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अधिगम विकास की प्रक्रिया होती है। अधिगम अनुकूलन है, सामंजस्य है, समायोजन है। जैसे जिस समय अधिगम हम करते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना समायोजन प्रभावी रूप से कर पाते हैं। जो हमारी प्रतिभा क्षरित हो रही थी, ऊर्जा नकारात्मक दिशा में जा रही थी, हम साहस, संकल्प और समर्पण के साथ उस विपरीत परिस्थिति में भी अपने को पॉजिटिव बनाने में सफल हो जाते हैं, सामंजस्य बनाए रहते हैं। वह अनुकूलन की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर में डेवलप कर देती है, समायोजन की क्षमता विकसित कर देती है। फिर आता है अधिगम सार्वभौम है। निश्चित रूप से यह टोटल यूनिवर्सल नेचर का होता है, सार्वभौमिक प्रकृति का होता है। फिर है अधिगम विवेकपूर्ण है। बिल्कुल सही है, जब भी हम लर्निंग प्राप्त करते हैं, नो डाउट वह हमारे ज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन करता है, व्यवहार में बदलाव करता है, हमारा ज्ञान मजबूत होता है, व्यवहार बदल जाता है। और जब हम समस्या का प्रभावी समाधान कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरह से लर्निंग विवेकपूर्ण है। अभी जैसे मैंने ऊपर लिखा था कि ये जीवन पर्यंत चलता है, तो कहीं कहीं पेपर में विकल्प में जीवन पर्यंत न देकर निरंतर शब्द दिया रहता है। तो आप देखते हैं कि जो लर्निंग है, कहीं न कहीं चाहे अनचाहे हम कुछ न कुछ लर्निंग करते रहते हैं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर कहता है खोज करने की प्रक्रिया है लर्निंग, यह खोज करने की प्रक्रिया है। अधिगम हमारे आंतरिक प्रतिभा को जागृत कर देता है। शिक्षण अधिगम हमारे अंतर्मुखी प्रतिभा को बहिर्मुखी प्रतिभा में कन्वर्ट कर देती है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व को बहिर्मुखी बना देता है। हम भी खोजी प्रवृत्ति से युक्त हो जाते हैं और जो समस्या मेरे सामने आती है, हम उसके प्रभावी समाधान के लिए सर्च करना शुरू कर देते हैं, तो और उसका हम प्रभावी समाधान कर ले जाते हैं। तो यह एक खोज की प्रक्रिया भी है। फिर मित्रों, एक बड़ा पॉपुलर प्रश्न होता है, अधिगम की प्रकृति से प्रश्न पूछ लेता है, अधिगम है व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। हम समूह में भी लर्निंग करते हैं, हम व्यक्तिगत भी लर्निंग करते हैं। जैसे पता लगा टीचर अगर पर्सनली मुझे ट्यूशन के रूप में पढ़ा रहा है, या कोई घटना मेरे साथ घटित हुई, उसने मुझे सिखा दिया, तो व्यक्तिगत लर्निंग हो गई। और जब हम कक्षा में बैठ करके लर्निंग करते हैं, समाज में रह करके हम वहाँ के कल्चर से, तमाम सिस्टम से, प्रथाओं से, परंपराओं से, समाज के लोगों से जब सानिध्य करके, संपर्क करके हम अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि लर्निंग व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकृति की होती है। अनुभवों का संगठन है। मित्रों ध्यान रखिएगा
कि जो लर्निंग है ये एक्सपीरियंस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, वास्तव में अधिगम अनुभवों का संगठन है। फिर एक आता है अधिगम वातावरण की उपज होती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी लर्निंग है वो हमारे वातावरण की उपज मानी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अधिगम पूरे लाइफ लॉन्ग, पूरे लाइफ चलती है। अधिगम विजन पूर्ण होती है, उद्देश्य पूर्ण होती है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाती है। अधिगम विकास है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक प्रकृति का होता है। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम खोज की प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम वातावरण की उपज है। आपसे पेपर में प्रश्न करता है, अधिगम है ए वातावरण की उपज, बी अनुभवों का संगठन, सी ए प्लस बी बोथ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से आपसे कोई न कोई फीचर्स इसमें पूछ लेता है, या कभी व्यक्तिगत सामाजिक से प्रश्न पूछ लेता है, कभी अनुकूलन से प्रश्न पूछ लेता है, कभी जीवन पर्यंत चलता है, जीवन के अंततः भाग तक चलता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछता रहता है। तो इस तरह से लर्निंग की फीचर से भी आज आप परिचित हो गए, शिक्षण अधिगम के 4 तत्वों से भी आप परिचित हो गए। अब हमको लगता है इस पर जो भी प्रश्न बनेंगे, कम से कम 3 से 4 प्रश्न इस पर तैयार होते हैं। यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न तैयार है। नेट फर्स्ट पेपर में भी ये जो मस्ट और नेसेसरी, अनिवार्य और आवश्यक दोनों पर हमने मार्क किया है, इनसे प्रश्न बन जाते हैं, या इनके फीचर, इसके जो डेफिनेशन है उनसे प्रश्न बनते हैं, या उदाहरण से प्रश्न बन जाते हैं। हमने आपको सिखाया कि कैसे प्रश्न बनते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया मस्ट है, अभिप्रेरणा पुनर्बलन नेसेसरी है, आवश्यक है। उद्दीपक और पुनर्बलन मस्ट है, और अनुक्रिया और अभिप्रेरणा आवश्यक है। किसी तरह से घुमाकर प्रश्न करेंगे, आप हमेशा इस प्रश्न के प्रति जागरूक रहेंगे। दूसरी इसकी क्वालिटी क्या है, अगर इन चारों तत्वों को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो पूरे साइको में जैसे जैसे हम पेडागोजी में जब भी हम कदम आगे बढ़ाते चलते हैं, जो भी थ्योरी हम आपको समझाएंगे, कहीं न कहीं ये उद्दीपक, ये अनुक्रियाएं, ये अभिप्रेरणा, ये पुनर्बलन किसी न किसी रूप में हमारे साथ चलते दिखाई देंगे। इसीलिए मैंने इन चारों तत्वों को एक्सप्लेन किया और इस फीचर्स को भी हमने आपको बिंदुवार समझाया। तो अब मैंने इस टॉपिक को एनालाइज किया है। आज मित्रों थोड़ी चर्चा आपसे करनी है। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए, कॉल भी आए कि सर सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, क्या रणनीति हम अपनाएं ताकि हम साइको में बेहतर कर सकें। मित्रों, हमारी अनन्या एकेडमी में पूरे जितने भी टीचर हैं ज्ञान में पूर्णतः परिपूर्ण और स्किलफुल हैं, दक्ष हैं, और अपने अपने सेक्शन में वो प्रभावी मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसलिए हमने हमेशा बेहतर रिजल्ट दिया है। अभी सुपर टेट का रिजल्ट आया, शानदार रिजल्ट हमारे अनन्या एकेडमी का रहा है। और अनन्या एकेडमी में टेट, सी टेट, सुपर टेट, नेट, टीजीटी, पीजीटी इन्हीं का कोर्स चलता है, जिसमें इस एकेडमी की कोई जोड़ नहीं है। वास्तव में सफलता के शिखर गौरव का अधिकारी है, और हमारे यहाँ से हमेशा हजारों छात्र सफल होते रहते हैं। अब उसी कड़ी में सीटेट मेरे सामने है, उसी को एक साइको पर हम एक रणनीति तैयार कैसे करें, कैसे हम पढ़ें, उस पर भी हम आपको फोकस कर देना चाहते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, टेट और सीटेट दोनों की प्रकृति में अंतर है। टेट क्या है, फैक्चुअल होता है। सीटेट क्या है, कॉन्सेप्चुअल होता है। ध्यान रखिएगा, जब आप टेट की परीक्षा देंगे, जब आप सीटेट की परीक्षा देंगे, तो दोनों के नेचर में अंतर है। यद्यप टेट के जो पेपर बना रहे हैं अब धीरे धीरे सीटेट की ओर घूम रहे हैं, क्योंकि कुछ फीचर्स टैली किए हैं, लेकिन अब भी दोनों में डिफरेंस है। जो टेट होता है ये टोटली फैक्चुअल होता है, तथ्यात्मक होता है। इसमें बिल्कुल 1 लाइन 2 लाइन के प्रश्न होते हैं, सीधे फटाफट विकल्प में से आपको चूज करना होता है। यहाँ चिंतन कम, याद करना ज्यादा रहता है, टोटल फैक्चुअल रहते हैं। आपसे फैक्ट पूछता है, 1 लाइन का प्रश्न पूछा, तुरंत आपको आंसर देना है। याद है तो दे पाए, नहीं याद है तो खत्म हो गया। और
सबसे बढ़िया जो सिस्टम आता है वो सीटेट का होता है। सीटेट के पेपर को देख करके मित्रों लोग घबराते जरूर हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन पेपर होता है। जैसे पीसीएस से बेहतरीन पेपर आईएएस का होता है, उसी तरह से टेट से आप कह सकते हैं बेहतरीन पेपर सीटेट का रहता है, क्योंकि इसमें 5-6 लाइन में पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा दिया रहता है। उसको हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है उस पर हम चिंतन मनन करते हैं, और उसके बाद फिर हम 4 प्रश्नों में से एक विकल्प को चूज करते हैं, और उसमें विकल्प बिल्कुल क्लियर रहता है, तुरंत पकड़ में आता है। लेकिन अगर हम जल्दबाजी कर दें, तेजी से हम पढ़ लें, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ करके हल करें, तब हम गलती करते चले जाते हैं। हमारे संस्था का रिकॉर्ड है कि सीटेट में छात्र साइको में 30 में से 29-28 क्वेश्चन करके सफल हुए हैं, और लड़के आकर के भी लगातार क्लास में बताए भी हैं, और हमने हमेशा प्रैक्टिस कराया। ये तो लॉकडाउन के चलते मार्च से ही हम लोग एक तरह से पंगु हो गए, सारे कोर्सेज ब्लॉक हो गए, कहीं क्लास नहीं चल पाई। अब तो हम लोग ऑनलाइन काफ़ी कुछ प्रशिक्षण देने के लिए फ्रंट पर आपके मौजूद हैं, लेकिन काश ये महामारी जिससे पूरी दुनिया परेशान है, अगर ये ना होती तो शायद है जून के पहले तक हम आप लोग कोर्स कंप्लीट कर चुके होते, और एक एक सेक्शन की जमकर प्रैक्टिस होती। तब मैं देखता कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन कमांड हो जाता, आपको 100% रिजल्ट था। लेकिन फिर भी हमें नेगेटिव नहीं होना है, बहुत सकारात्मक बनकर आगे बढ़ना है। परीक्षा सामने है, अब उस तरह से हमको रणनीति बना करके आगे बढ़नी होगी। जो भी होगा, जितना भी होगा, हम समय दे करके ऑनलाइन आपको गाइड करते रहेंगे। इसके साथ आप इस श्रमसाध्य समय में स्वयं को निरत करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, ऊर्जावान रहिए। आपने देखा कि टेट और सीटेट दोनों की प्रकृति में अंतर है, यह फैक्चुअल है, यह कॉन्सेप्चुअल है। इसमें रट्टा मार करके भी काम चल सकता है, इसमें रट्टा मार करके काम नहीं चलता, यहाँ पढ़ करके उसको एनालाइज करना पड़ता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि हमने कई बार क्लास में आपको समझाया है, अगर हम पूरे साइको के सीटेट के कोर्स को उसमें इंटरप्रेट करें तो इसके 4 सेक्शन बनते हैं। एक चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा पेडागॉजी जिसके बिल्कुल टच में इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, और फिर अन्य। तो ध्यान रखिएगा, जिस समय हम लोग देखते हैं सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, अदर, ध्यान रखिएगा अगर हम सीटेट का एग्जाम देते हैं तो आपको पेडागॉजी पर विशेष फोकस करनी होगी। जब हम सीटेट का एग्जाम देते हैं तो शिक्षण से, अधिगम से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे कम से कम 3 से 4 प्रश्न शिक्षण से आ जाएंगे। कम से कम अगर आप क्वेश्चन को देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके अधिगम से आ जाते हैं। अधिगम में जितने भी विचारक हैं, मित्रों ध्यान रखना, जितने भी विचारक हैं अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत, उसमें एक चौकड़ी मौजूद रहती है। 4 विचारकों की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, जिनके प्रश्न जरूर आपको मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पियाजे, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा चोम्स्की, चौथा कोहलबर्ग। मित्रों ध्यान देना, इन चारों पर विशेष फोकस आपको करना है। जैसे हम पढ़ाएंगे आपको अभी, अब नेक्स्ट वीडियो में ही सबको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हम पढ़ाएंगे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर, बंडूरा, पियाजे, वाइगोस्की, चोम्स्की, कोहलबर्ग, लेकिन हम इन 4 चीजों पर विशेष फोकस करेंगे क्योंकि यहां से सीटेट पर प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। मित्रों इस चौकड़ी को आपको भूलना नहीं है, इनको बहुत गहराई से तैयार करिएगा, इनसे प्रश्न आपको निश्चित रूप अच्छे प्रश्न मिलेंगे। तो इस तरह से आप सीटेट की तैयारी करते समय पेडागॉजी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर चाइल्ड डेवलपमेंट को रखिए, उसके बाद थर्ड पोजीशन पर आप इंक्लूसिव एजुकेशन को रखिए, तब अदर पर आप चलिए। अगर हम क्वेश्चन आने की
टेंडेंसी पर प्रश्न करें तो कम से कम 8 से 10 प्रश्न पेडागॉजी से रहते हैं। ध्यान रखिएगा, 8 से 10 प्रश्न रहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट से आपके यहाँ 7-8 प्रश्न आ सकते हैं। कम से कम 5 से 6 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न इंक्लूसिव एजुकेशन के रहते हैं। शेष अदर से आते हैं। उन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्लानिंग के साथ पुनः उपस्थित होंगे और आपको एक एक सेक्शन पर गाइड करेंगे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।